स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी रसिक श्रोताओं का हिंदी सिनेमा से जुड़े तरानों और अफसानों के इस पॉपुलर शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। स्वागत है आप सबका। हिंदी सिनेमा के 30 सालों के इस महासमुद्र में से हर बार बहुत से अनमोल खजाने, किस्से, कहानियां और नगमे लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं मैं। आज मेरे खजाने में जो किस्से हैं उनमें से कुछ की झलक आपको देता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस बात पर दिलीप कुमार की पहली ही फिल्म की हीरोइन ने पहले ही दिन पहले ही सीन में उन्हें क्यों डांटा। क्यों एक रेल यात्रा के दौरान कुछ फिरंगी सिपाहियों को देखकर एसडी बर्मन ने चादर निकाली और अपने आप को पूरा ढक लिया सर से पांव तक। क्यों, किस बात पर साहिर लुधियानवी ने अपनी एक फिल्म का गाना वापस मांग लिया बी.आर. चोपड़ा से। क्यों ग्रेट रोशन साहब अपने डायरेक्टर के पास गए और बोले कि मैं समंदर में डूबना चाहता हूं, डूब के मर जाना चाहता हूं, और डायरेक्टर ने क्या कहा, ये सब आज के ही शो में। ऐसे ही कुछ और मजेदार अफसाने होंगे आज के शो में। तो शुरू करता हूं आज का ये सफर, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सबसे पहले बात करूंगा 1975 में रिलीज हुई फिल्म चैताली की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और प्रोड्यूसर थी श्रीमती मनोबीना रॉय। मनोबीना जी ग्रेट बिमल रॉय की पत्नी। मेरे मेहरबान दोस्तों, मैंने गुजरे हुए एक एपिसोड में इसी फिल्म का जिक्र किया था कि इस फिल्म का एक गाना है, डुएट सॉन्ग है, जिसे गाया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। धरती अंबर नींद से जागे। फिल्म में यह गीत पिक्चराइज हुआ है धर्मेंद्र और एक फीमेल आर्टिस्ट पर। इट इज अ डुएट सॉन्ग। इस फीमेल आर्टिस्ट के बारे में हमें कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, लेकिन ठोस कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि इस अभिनेत्री का क्या नाम। एक गाना इनके ऊपर पिक्चराइज है, लेकिन इस अभिनेत्री, इस एक्ट्रेस का नाम क्या है, हमें अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। आज एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर किसी को इस एक्ट्रेस के बारे में कोई जानकारी हो, या इनके परिवार के बारे में, रिश्तेदार कोई सुन रहा हो, या दोस्तों में से कोई इस प्रोग्राम को सुन रहा हो, या हमारी फिल्म इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति को मालूम हो कि ये गीत धरती अंबर नींद से जागे, देखो अपने आंगन, सूरज की पहली किरणों में सब जग सुंदर लागे, धरती अंबर नींद से जागे। पिक्चराइज्ड ऑन धर्मेंद्र। उनके साथ कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है, प्लीज हमें फोन करके बताइए। हमें बहुत खुशी हुई इनका नाम और इनके बारे में जानकर। तो जनाब, अब बात हिंदी फिल्मों के थेस्पियन दिलीप कुमार की। जब शुरुआती संघर्ष के बाद दिलीप कुमार को सन 1944 में ज्वार भाटा फिल्म में ब्रेक मिला, तो उनके पहले शॉट का एक्सपीरियंस बड़ा ही बिकट रहा। जरा सुनिए, ये सारा वाकया दिलीप कुमार साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बयान किया है। तो जनाब, हुआ यूं कि निर्देशक अमीय चक्रवर्ती ने दिलीप कुमार को पहला शॉट समझाया, एक्सप्लेन किया कि देखो, आपको इस सीन में इस जगह से लेकर उस जगह तक जोर से भागना है। दिलीप कुमार ने पूछा, ठीक है भाग जाऊंगा, मगर भाग के करना क्या है। इस पर डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि वहां जो हीरोइन खड़ी है उसको जाके पकड़ना है, उसे बचाना है, क्योंकि वो सुसाइड करने वाली है। दिलीप कुमार सीन समझ गए और साहब लीजिए, शूटिंग हो गई शुरू। सीन शुरू होते ही दिलीप कुमार ने जोर से दौड़ना शुरू कर दिया, मगर कुछ पल के बाद दौड़ते ही सीन कट कर दिया गया। दिलीप कुमार ने पूछा, क्या हुआ भाई। इस पर निर्देशक ने कहा, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, थोड़ा धीरे भागिए, कैमरा आपको कैप्चर नहीं कर पा रहा है।
इस पर दिलीप कुमार को लगा कि वो इतने बड़े और इतने कमाल के कलाकार है कि कैमरा उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है। सीन फिर से शुरू हुआ, वो फिर से भागे, लेकिन इस बार भी सीन कट हो गया। निर्देशक ने फिर से कहा, आप अभी भी तेज भाग रहे हैं, थोड़ा धीरे भागिए। तब दिलीप साहब ने कहा कि धीरे कैसे भागूं, वो हीरोइन तो सुसाइड कर रही है ना, उसे तो जल्दी भागकर बचाना होगा। इस पर डायरेक्टर ने उनसे कहा कि मतलब यह है कि आप कैमरे के मूवमेंट के हिसाब से उससे कोऑर्डिनेट करते हुए भागें ताकि कैमरा आपको कैप्चर कर सके। खैर साहब, फिर से शूटिंग शुरू हुई, मगर बार बार रीटेक्स हो रहे थे। काफी देर बाद जब दिलीप कुमार भाग भाग कर थक गए तो खुद व खुद भागने में गर्मजोशी कम हो गई, स्पीड कम हो गई, ढेर हो गए, धीरे हो गए, और कैमरे ने उन्हें इस तरह से कैप्चर कर लिया जिस तरह से डायरेक्टर चाहते थे। अब ये भागने का सीन तो ओके हो गया, मगर जब दिलीप कुमार फाइनली एक शॉट में भागने के बाद हीरोइन के पास पहुंचे तो बड़े सकुचा रहे थे, झिझक रहे थे। इस बात पर सीन को फिर से कट करना पड़ा। यहां फिर गाड़ी अटक गई। इतनी देर से वहां खड़ी वो हीरोइन अब परेशान हो गई। उसके सब्र का प्याला अब भर गया था और उसने दिलीप कुमार को जमकर डांट लगाई। वो बोली, कैसे आदमी हो तुम, एक लड़की को पकड़ने में इतना शर्म कर रहे हो तो एक्टर के खाक बनोगे। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पकड़ने से, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, कसकर पकड़ते क्यों नहीं हो। हीरोइन की इस डांट के बाद दिलीप कुमार को हिम्मत आई और उन्होंने कई सारे रीटेक देने के बाद हीरोइन को फाइनली कसकर पकड़ लिया, और कसकर पकड़ा तो सीन ओके हो गया। लेकिन इस सीन के ओके होने के बाद हीरोइन जो थी दर्द से चिल्लाने लगी। अब दिलीप कुमार फिर घबरा गए। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, क्या हुआ आपको। तब हीरोइन ने बोला, अरे यार इतनी तेज पकड़ने को किससे कहा था कि मेरे जिस्म पर निशान पड़ गए और बहुत पूरे। दिलीप कुमार साहब बताते हैं अपने इंटरव्यू में, तब उन्हें समझ में आया कि जो काम इतना आसान दिखता है वो काम आसान नहीं है। एक्टिंग बहुत मेहनत का काम है, एक्टिंग कलाकारी का काम है, और ये काम हर एक के बस की बात नहीं है। दिलीप कुमार ग्रेट एक्टर। तो जनाब, बात उन दिनों की है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि 40s का शुरुआती दौर। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जापान ने सिंगापुर और हांगकांग पर अपना शासन बना के रखा हुआ था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार और इंडियन नेवी मिलकर जापान के खिलाफ लड़ाई कर रही थी। इसी दौर में एक बार सचिन देव बर्मन अपने दोस्त नचिकेता घोष के साथ रेल यात्रा कर रहे थे। नचिकेता घोष बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं और बाद में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन संगीत दिया। तो इसी रेल यात्रा के दौरान हावड़ा जंक्शन आने से बस कुछ पहले ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और सचिन देव बर्मन ने देखा कि उनके डब्बे में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स चढ़ रहे हैं। उन्हें डब्बे में चढ़ता देख पता नहीं सचिन दा को क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक चादर निकाली और सर से पांव तक खुद को ढक लिया, छुप गए। ट्रेन उस स्टेशन से निकली, मगर सचिन दा ने वो चादर नीचे नहीं की, उसी चादर में लिपटे छुपे बने रहे। अब जैसे ही ट्रेन हावड़ा जंक्शन के पास पहुंची तो नचिकेता घोष ने बर्मन दा को कहा कि हावड़ा आने में अपना सामान बांध लो। तब दादा बर्मन ने जरा सा मुंह बाहर निकालकर नचिकेता से पूछा कि वो चले गए। नचिकेता घोष बर्मन दादा को काफी अरसे से जानते थे और उन्हें पता था कि वो किससे डरकर छुपे बैठे हैं। नचिकेता घोष ने ब्रिटिश सैनिकों की तरफ देखा और बर्मन दा से कहा, नहीं, वो गए नहीं हैं। बर्मन दा के पसीने छूट गए। हकलाते हुए बोले, भाई हावड़ा आ गया है, उनसे कहो कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं जापानीज नहीं हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचिन दा का जन्म बांग्लादेश में हुआ था और उनकी मां मणिपुर की थी, जिसके कारण बर्मन दा की चिंकी छोटी आंखें थीं और वो जापानियों और चीनियों की तरह दिखते थे। यही कारण था कि कई लोग उन्हें जापानीज या चाइनीज समझने की भूल कर लिया करते थे और उस दिन उन्हें यह डर था कि कहीं ये ब्रिटिश सोल्जर उन्हें जापानीज समझकर कैद में ना ले लें। इसलिए वो तब तक चद्दर से बाहर नहीं आए जब तक कि ब्रिटिश सोल्जर्स हावड़ा स्टेशन पर डब्बे से उतरकर बाहर नहीं चले गए। फिल्म धूल का फूल का एक गीत, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, वफा कर रहा हूं, वफा चाहता हूं। इस गीत को लिखा साहिर लुधियानवी ने। फिल्म प्रोड्यूस की थी बी.आर. चोपड़ा ने। यह फिल्म यश चोपड़ा की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी। ये वो समय था जब साहिर लुधियानवी जिस फिल्म में गीत लिख दिया करते थे उस फिल्म के म्यूजिक के हिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाया करते थे। हर प्रोड्यूसर चाहता था कि उसकी फिल्म के गीत साहिर ही लिखें और साहिर लुधियानवी बी.आर. चोपड़ा कैंप और यश चोपड़ा के बहुत चाहते थे। इसी वजह से जब सन 1959 में बी.आर. चोपड़ा ने धूल का फूल प्रोड्यूस करने की सोची तो उन्होंने साहिर साहब को कहा कि वो गीत लिखें। इस फिल्म की म्यूजिक सेटिंग के दौरान फिल्म के संगीतकार एन दत्ता जब ये गीत सुना रहे थे, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, तब वहां बैठे उनके असिस्टेंट ने कहा कि गाना बहुत लंबा है, इसके 2 अंतरे कम कर देते हैं। बात आई गई हो गई, सब अपने अपने काम में लग गए। जब ये बात साहिर साहब के पास पहुंची जो उस दिन वहां मौजूद नहीं थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो इस बात को मन में लिए पहुंच गए सीधे बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा के पास। यश चोपड़ा ने भी कहा कि देखिए साहिर साहब, एक ऐसा मशवरा आया है कि तेरे प्यार का ये जो गाना आपने लिखा है इसके 2 अंतरे काट दिए जाएं, ये कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? साहिर ने कहा, मेरे हिसाब से जो कहानी की डिमांड है उसमें लड़के और लड़की में छेड़छाड़ चल रही है और इस छेड़छाड़ को इतना ही लंबा होना चाहिए, इसकी लंबाई बिल्कुल ठीक है, गाना ऐसा ही रखना चाहिए। साहिर साहब ने यह भी कहा कि आप देखिएगा लोग इस गाने के दीवाने हो जाएंगे। साहिर साहब की इस बात से कोई अग्री नहीं हुआ, सब अटके रहे इसी बात के ऊपर कि 2 अंतरे काट दिए जाएं। साहिर ने कहा, देखिए अगर आप सबको यही लगता है कि सिचुएशन में एक छोटे गाने की जरूरत है तो ये गाना मुझे वापस दे दीजिए, इसकी जगह मैं कोई दूसरा गाना आपको दे दूंगा, मगर ये गाना छोटा नहीं होगा। अब चोपड़ा साहब सोचने लगे कि करें तो क्या करें, गीत रिकॉर्ड हो चुका है, सबको पसंद भी है और साहिर इसके अंतरे काटने के लिए मान भी नहीं रहे। तब उन्होंने मजबूरी में साहिर की बात मानते हुए इस गाने को पूरा का पूरा शूट करने और फिल्म में रखने का फैसला ले डाला। जब गाना शूट हुआ तो इतना बेहतरीन बन गया कि फिल्म रिलीज होने पर पोस्टर में भी इस गाने के बोल लिख दिए गए। फिल्म के रिलीज होने के बाद यह गाना रातों रात दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया, हिट हो गया और आज भी है। तो मेहरबान दोस्तों, अब बात चली है जया बच्चन की। मैंने आपसे कहा था कि यह सच है कि जया बच्चन की किसी भी फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने नहीं दिया है। फिर मैंने यह भी कहा कि यह भी सच है कि उन्होंने शंकर जयकिशन के गाने पर एक्ट किया है। क्या है ये, क्या मसला क्या है, कंफ्यूजन क्या है, कैसा हुआ, सुनिए मैं बताता हूं आपको। जया बच्चन जो उस जमाने में जया भादुड़ी थी, इनके बारे में पहला सच तो यह है कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उनमें संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, एस.टी. बर्मन, मदन मोहन, वसंत देसाई वगैरह ने, मगर किसी भी फिल्म में शंकर जयकिशन का म्यूजिक नहीं है। लेकिन अब दूसरा सच यह भी है कि उनकी पहली हिंदी फिल्म गुड्डी, जिसका संगीत दिया था वसंत देसाई जी ने, इसी फिल्म में जया बच्चन ने शंकर जयकिशन के एक गीत पर एक्ट किया है। आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगा वो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में जया भादुड़ी सपने में धर्मेंद्र के साथ एक गीत गाती हुई दिखती हैं और इस ड्रीम सीक्वेंस में जो गीत था उसके बोल हैं, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। यह गीत शंकर जयकिशन का ही बनाया हुआ है, उन्हीं के संगीत से सजा हुआ है। तो इस तरह डायरेक्टली ना सही मगर इनडायरेक्टली दोनों ही बातें सच है। एक तो उनकी किसी फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत नहीं है और दूसरी ये भी कि उन्होंने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे एक गाने पर
एक्ट जरूर किया है। 10 साल ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम करने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ख्वाब लिए एक शख्स पहुंच गया बॉम्बे, और यहां आकर उसका ठिकाना बना संगीतकार हुस्नलाल का गराज। इसी गराज में जन्म हुआ उनके बेटे राकेश का। मैं बात कर रहा हूं ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर रोशन साहब की। बॉम्बे आकर काम की तलाश में जुटे रोशन को इत्तेफाक से दादर स्टेशन पर मिल गए प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा। बातचीत के दौरान ही रोशन साहब को पता चला कि केदार शर्मा जी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नेकी और बदी। रोशन साहब ने अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की कि भाई वो भी संगीतकार बनना चाहते हैं, बहुत ख्वाब हैं म्यूजिक डायरेक्शन देके कुछ बन जाने के। केदार शर्मा ने उन्हें कहा ऑफिस में आकर मिलो। अगले दिन जब रोशन साहब उनके पास पहुंचे तो रोशन साहब की कुछ धुनें सुनने के बाद केदार शर्मा को लगा कि इस नौजवान के अंदर कुछ बात है, और उन्होंने रोशन को अपनी पहली फिल्म में चांस देने का निर्णय ले डाला। हालांकि वो इस फिल्म के लिए स्नेहल भाटकर साहब को पहले ही साइन कर चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने रोशन को मौका देने का निर्णय ले डाला। फिल्म का म्यूजिक बना। फिल्म जब रिलीज हुई तो रही फ्लॉप। ना ही फिल्म चली और ना ही फिल्म का संगीत चला। इस बात का सदमा रोशन साहब को बहुत गहरे तक बैठ गया, और एक दिन ज़ारो कतार रोते हुए वो पहुंचे केदार शर्मा के पास और बोले, शर्मा जी, समंदर में कूदकर जान देना चाहता हूं। मैं फेल हो गया, बर्बाद हो गया, मैं जीना नहीं चाहता। केदार शर्मा बोले, भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हारे मरने से, लेकिन तुम हाजी अली में डूबकर मरना चाहते हो या मैं तुम्हें वर्सोवा के बीच पे ले चलूं? वर्सोवा के बीच पे पानी ज्यादा गहरा है। केदार शर्मा से हमदर्दी की जगह ऐसी करख्त निष्ठुर बात सुनकर रोशन साहब और टूट गए। तब केदार शर्मा ने समझाया यही रास्ता बचा है क्या, खुदकुशी? तब रोशन ने कहा, मुझे तो यही रास्ता दिखाई देता है। तब केदार ने कहा, मेरे पास एक और रास्ता है, हिम्मत का, संघर्ष का। एक और फिल्म बनाने जा रहा हूं, टाइटल रखा है बावरे नैन। अगर तुम चाहो कि तुम जिंदा रहो, खुदकुशी ना करो, तो मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूं। देखो रोशन, नुकसान तो मेरा भी हुआ है, मेरी भी फिल्म नहीं चली, तो क्या मैं भी समंदर में कूद जाऊं? अरे अपनी इंडस्ट्री में तो 1% से भी कम फिल्में चलती हैं। अगर तुम्हारी तरह सभी समंदर में कूदने लगे तो आधी इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। रोशन साहब को हिम्मत आई और दिलो जान से जुट गए वो बावरे नैन का म्यूजिक बनाने में। और जब फिल्म बनकर रिलीज हुई तो सारे गाने हो गए सुपरहिट। फिल्म का एक गाना मुकेश साहब की आवाज में, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, एक से एक बेहतरीन गाने। और इसी फिल्म से समंदर में डूबने वाले रोशन को मिल गई कामयाबी की मंजिल। बेहतरीन नगमे बनाए हैं रोशन साहब ने। रोशन साहब को नमन करते हुए शेर याद आ रहा है, ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। तो मैं मेरे जितने भी सब सुनने वाले लोग हैं, श्रोता हैं, सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि जिंदगी एक बार मिलती है, और जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते हैं। दुखों से घबराकर कुदरत ने जो नेमत के रूप में हमें ये जिंदगी दी है, उसे किसी भी तरह से गंवाएं नहीं, हौसला रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत प्यार दिया है आपने हमारे इस शो को। पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, आपका मनोरंजन करता रहूं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।